खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। महाघेराव के जरिए भाजपा ने गहलोत सरकार के विरुद्ध फूंका चुनावी बिगुल। अलवर से भी बड़ी तादाद में जयपुर पहुंचे कार्यकर्ता। नूंह में भारी हंगामे के चलते अलवर में भी बड़ी सतर्कता, रोडवेज बसों का संचालन किया बंद। जीएसटी टीम ने सरस घी से भरा वाहन किया जब्त। डेयरी से टपुकड़ा का बिल कटवाने के बावजूद घी विजयनगर ले जाने पर हुई कार्रवाई। और सरिस्का की टहला रेंज में 30 बीघा वन भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। वन विभाग की टीम ने लिया एक्शन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजस्थान में चुनावी माहौल यूं तो गर्मा रहा है, लेकिन मंगलवार को सियासी पारा भाजपा के महाघेराव कार्यक्रम के जरिए और चढ़ गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन के जरिए खदेड़ने की कोशिश की तो उनके गुस्से की आग पानी की इस बौछार से और भड़क गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 16 जुलाई को बीलवा में जिस नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी, वह मंगलवार को जयपुर के इस आंदोलन के जरिए चरम पर दिखाई दिया। अलवर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। चुनाव से चंद महीने पहले भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत नहीं सहेगा राजस्थान अभियान आरंभ किया है और इसके तहत मंगलवार को राजधानी जयपुर में महाघेराव किया गया। भाजपा ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटाने का प्रयास किया। साथ ही बढ़ते अपराधों, महिला एवं दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसान कर्ज माफी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कुछ अर्से पहले प्रदेशाध्यक्ष बने सीपी जोशी के नेतृत्व में यह व्यापक प्रदर्शन किया गया। महाघेराव से पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जनसभा हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने संबोधन दिया। इनमें प्रदेशाध्यक्ष जोशी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अलवर सांसद महंत बालक नाथ सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना इस मुगलिया सल्तनत में है। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता माननीय सतीश पूनिया जी, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभागार में दूर दूर तक पधारे सभी इस देश की, इस प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, जनता जनार्दन, सभी हमारे सांसद विधायकगण, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान के बारे में आज पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहाँ सब लोग पहुंचे। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ आ रही है। मैंने कहा भीड़ आती होगी कांग्रेस में, हमारे लिए तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यही है वो जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यही है वो जिस वोट की पेटी से किसी को सत्ता पर आसीन करते हैं और जो सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हैं, जो युवाओं को धोखा देते हैं, ऐसी सरकार को उस वोट की पेटी में दफन करके हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने की ताकत भी ये जनता जनार्दन रखती है। ये भीड़ होगी आपके लिए, ये जनता जनार्दन, ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि इस 2023 में इस कांग्रेस की हमेशा हमेशा के लिए विदाई तय है और ये जनता ने तय कर लिया है। तब मैं कहता हूं
कि जोर जुल्म की टक्कर से यही हमारा नारा है। हम डरे हैं ना, हम झुके हैं, यही इतिहास हमारा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता इन्हें 4.5 वर्षों में इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ अनेक बार आंदोलन करके इस गूंगी और बहरी सरकार को चेताने का, जगाने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मैं, लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई नारे आपके बीच में लगाए कि आखिर क्यों विदाई, आखिर क्यों नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि सरकार ने हजारों किसानों के साथ धोखा किया है। आज 9 तारीख को राहुल गांधी सुना है वागड़ की धरती पर आ रहे हैं। उनको तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस जनजाति क्षेत्र में अगर आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने शौचालय बनाया है, आवास बनाया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है, जनधन का खाता खुलाया है, रेलवे लाइन पहुंचाई है, हाईवे बनाया है, सड़क बनाई है, हर व्यक्ति का बीमा कराया है और किसी को नरेगा में रोजगार दिया है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने अरे आजादी के बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और उसके लिए क्या किया है राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। आप चुप क्यों हो? लाल डायरी पर गहलोत साहब आप चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। और इस लाल डायरी का सच है क्या है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि जिस मंत्री ने आपके ऊपर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आपने वो सहन कर लिया। जिस मंत्री ने ये कहा कि हम मात्र 12 लोग ही एक फॉर्च्यूनर में बैठने वाले जितने लोग भी हम जीत नहीं पाएंगे, उस समय भी आपने नहीं हटाया। उस मंत्री ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर पाए, हम ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, हम पेपर लीक में ये सरकार फेल हो गई, तब भी आपने नहीं हटाया। तो ये लाल डायरी में ऐसा क्या है कि इसका नाम आते ही आपने हटा दिया? दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। भिलवाड़ा की घटना, एक बच्ची के बोतल में पेशाब डाल दिया जाता है और ये सरकार चुप रहती है। एक बहन का पति के सामने दुराचार हो जाता है, ये सरकार चुप रहती है। भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर FIR लॉन्च हो जाती है। और आप मोहर्रम पर जुलूस निकले तब डीजे बजे और हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की आप हिम्मत कर रहे हो। ये अधिकारी भी कान खोलकर सुन ले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे। ये जो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, ये उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है। 2023 के चुनाव के बाद कान खोलकर सुन लेना, किसी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, राजस्थान के एक अधिकारी की तरह काम करें। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं, आइए आप और हम सब लोग इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, पेपर लीक करने वाली सरकार को, किसानों को वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसी सरकार को जो साइबर क्राइम को रोक नहीं सके, ऐसी सरकार को जो पेट्रोल और डीजल बिजली में महंगाई को समाप्त नहीं कर सके, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लेकर जाएं। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सड़कों पर, यहाँ पंडाल में, मंच पे, मेरे सामने सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे सभी मेरे साथी कार्यकर्ता एक बार हाथ उठाकर जोरदार अशोक गहलोत की सरकार को हिलाने वाला नारा लगाएंगे। हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करिए, सभी की सभी जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता
बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश हमारा हर सड़क पर नजर आ रहा है, हर गांव में नजर आ रहा है, हर ढाणी में नजर आ रहा है। ये जाती हुई सरकार है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, इनका शंखनाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से, जनता के आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर राम राज्य फिर से आएगा। ये राम राज्य आएगा। जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, यहां पर भी धर्म वापस से पूरी तरह से स्थापित होगा। महिलाओं की रक्षा पूरी तरह से यहां पर स्थापित हो गई। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, मुझे नहीं लगता यहां पर जो आतंकी और आक्रामक भी राजस्थान में आए होंगे, ऐसा हाल राजस्थान में तब हुआ होगा जैसा आज हुआ है। इसे बदलना है, इसे बदलना है। राजस्थान की सरकार को गिराना है, इन आतंकियों को बाहर खदेड़ना है। ये भारत माता के सभी सबूत मेरे सामने बैठे। इनके दम से, इनके शौर्य से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आज पूरे भारत को एक इस तरह का नेतृत्व मिला है जिसकी जय जयकार आज पूरा विश्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह की राजनीति को भारत में लेकर आए हैं, राजनीति का एक नया युग भारत में लेकर आए हैं, हमारे लिए एक आशीर्वाद है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए और हमारे जीते जी लेकर आए। ये भारत के अंदर बदलाव हमारे सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और यही नहीं, इस भारत के बदलाव के अंदर हम सबको सहयोग करने का एक अवसर मिल रहा है। आज जो आप अपने घर से बाहर निकल कर आए, इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए, मेरे साथी विधायक, हमारे विधायक प्रत्याशी यहां पर जो मौजूद है, आप सब ने जो बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप जो यहां पर आए, ये शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी की जीत की। आज से शुरुआत है। आगे जब चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीके से बटन दबाकर ये सरकार बाहर होगी, उसकी शुरुआत आप सबने आज कर दी है। हर रोज ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं कि आंखें शर्मसार हो जाती हैं, दिल में दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन गहलोत साहब की सरकार, जिसे हमारे नड्डा जी हमेशा गहलूट सरकार कहते हैं, उनके कानों पे जू भी नहीं रेंगता, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। और ये सरकारी अधिकारी, ये पुलिस कर्मी, ये डंडा उन पे बरसाना जानते हैं जो कानून का पालन करते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो अपराधी है, जो आक्रामक है, आतंकी है, अलगाववादी है, उनके ऊपर इनका डंडा नहीं चलता, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आए दिन मौका आपने देखा, अलग अलग वीडियो जब आते हैं आपके सामने, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण सामने आता है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक कमेटी के साथ में मालपुरा भेजा। आपको जानकर यह आपके सीने में एक गुस्सा आएगा जब आप सुनेंगे कि मालपुरा के अंदर जो गुज्जर मोहल्ला होता था, आज सादात मोहल्ला बना दिया है इस तुष्टीकरण की राजनीति ने। क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपके धर्म के लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपके साधारण नागरिक के लिए क्या मेरे कार्यकर्ताओं का खून खौलता है? इस खौलते खून की सौगंध इस सरकार को, इस दुष्कर्म वाली सरकार को, इस निकम्मी सरकार को हम बाहर निकाल के रहेंगे। आप सबका एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं। आप बड़ी मात्रा में यहां पर जुटे, आपके जोश के साथ, आपके होश के साथ इस सरकार को हम बर्खास्त करेंगे। उधर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए खदेड़ने का भी प्रयास किया। इससे भाजपाइयों में रोष नजर आया। वहीं थाली बजाती हुई महिला मोर्चा कार्यकर्ता भी डटे रहीं। उधर जयपुर में हुए इस महाघेराव पर कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अलवर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा। कुल बीजेपी घेराव कर रही है, नहीं सहेगा राजस्थान, उन्होंने इसका एक नारा दिया है। तो आप ऐसे बढ़ेगा राजस्थान, हम कह रहे हैं ऐसे बढ़ेगा राजस्थान। अब नहीं सहेगा राजस्थान में आप देखिए क्या नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद दिए। उन सांसदों में एक भी व्यक्ति
प्रदेश के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने बोलता नहीं। राजस्थान कैसे सहेगा इनको? नहीं सहेगा बीजेपी के 25 सांसदों को। ERCP जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, पानी की वहाँ विकट समस्या है। ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार में अजमेर की सभा में भाषण दे के गए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे और राजस्थान को पानी दिलाएंगे। उसके बाद वो सत्ता में आए, 5 साल उन्होंने निकाल दिया। फिर सत्ता में आए माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो खुद इस विभाग के मंत्री हैं, वो उनके साथ मीटिंग में थे और आज वो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना केवल इसलिए घोषित नहीं कर रहे कि भाई इसका श्रेय राजस्थान सरकार को नहीं मिल जाए। तो राजस्थान की जनता कैसे नहीं सहेगी बीजेपी के इस व्यवहार को कि किसी को श्रेय देने के चक्कर में आप जनता को प्यासा मार? नहीं सहेगा राजस्थान। कांग्रेस का स्लोगन है ऐसे बढ़ेगा राजस्थान, और उसमें आप देख लो महंगाई राहत कैंपों में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 10 परियोजनाएं, 25 लाख तक का इलाज फ्री, कोई व्यक्ति बिना इलाज के नहीं मरेगा। आप कल्पना करो, हिंदुस्तान में नहीं एशिया महाद्वीप में किसी भी देश में इतना बड़ा काम नहीं है कि 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना में कोई सरकार इलाज करा दे। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, अगर किसी परिवार का गरीब का कोई व्यक्ति कमाऊ बच्चा बड़ा बूढ़ा एक्सीडेंट में मारा जाए, भगवान नहीं करे किसी के साथ ऐसा हो, तो सरकार उसको 10 लाख रुपए उसके परिवार को आर्थिक सहायता देगी। 100 यूनिट हर घर में बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री, 40 हज़ार के हमारे पशुपालक साथियों के 2 पशुओं का बीमा फ्री। नरेगा में जो इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें 100 दिन का रोजगार था, अब उसको 125 दिन का कर दिया। उसके साथ साथ 125 दिन का रोजगारी, शहरों में भी कोई व्यक्ति बिना रोजगार के नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इंदिरा रसोई चला दी, 25 रुपए की थाली पड़ती है, 17 रुपए राजस्थान सरकार सब्सिडी देती है। मात्र खाना खाने वाले से 8 रुपए लेकर उसको भरपेट भोजन और अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन कराया जाता है। हमारी बहन बेटियां बसों में सफ़र करती है, उनका बसों में आधा किराया कर दिया। इतनी जनकल्याण, महिला, विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था, ये पेंशन जो 500 और 750 रुपये थी उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी विधवा बहन को, किसी के मोहताज नहीं छोड़ा, और उसमें तय कर दिया कि हर साल उसकी पेंशन में 15% इजाफा होगा, 5 साल में डबल हो जाएगी। तो ऐसे बढ़ेगा राजस्थान और नहीं सहेगा राजस्थान का स्लोगन 25 निकम्मे सांसद जनता ने दे दिए, कोई काम नहीं कर रहा, उनको राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले करी थी, प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को नहीं दिया। ऐसे सरकार को राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। वहीं पीएम मोदी ने भी बीजेपी राजस्थान के पोस्ट पर सोमवार रात को रीपोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। उन्होंने इसी कड़ी में कुछ अन्य बातें भी लिखकर गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का इरादा जताया है। बहरहाल अब तक ब्लॉक एवं जिला स्तर पर चल रहा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान मंगलवार को राजधानी जयपुर पहुंच गया। इसके जरिए उठाए जा रहे मुद्दों पर जनता को राहत मिले, यह तो दूर की कौड़ी है, लेकिन देखना है कि भाजपा को इसका कितना राजनीतिक लाभ मिल पाता है। और वहीं भाजपा द्वारा जयपुर महाघेराव कार्यक्रम में अलवर जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मालाखेड़ा की जिम्मेदारी रिटायर्ड IPS जसवंत संपत राम पर थी, जिन्होंने करीब 40 वाहनों में भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाने का कार्य किया। वहीं टिकट के अन्य दावेदार पूर्व विधायक जयराम जाटव, एडवोकेट देशराज खरेरा, पार्टी नेता मूलचंद डीगवाल, एडवोकेट अशोक वर्मा, रिंकी वर्मा, मुकेश कुमार, मीना कुमारी, खेमचंद धामानी भी पहुंचे। साथ ही अन्य पदाधिकारी सुबह जयपुर के लिए रवाना हुए। भरतरी, मालाखेड़ा, उद्योगनगर और बहादुरपुर आदि क्षेत्रों से गए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों पर झंडे लगा रखे थे। उधर जयपुर में अलवर जिले से गए पार्टी विधायकों, पूर्व विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा रहा। और सामूहिक रूप से हमारे लगभग 35-40 वाहन हैं, वो जयपुर में महापड़ाव में भाग लेने के लिए रवाना हो रही हैं। और मुझे विश्वास है कि इस महापड़ाव के माध्यम से राज्य सरकार की जो नाकामी रही है
जो कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार रहा है, जो किसान विरोधी नीतियां रही हैं, जो महिलाओं के खिलाफ निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं और जो दूसरी जनता की बहुत आवश्यकताएं हैं, पानी की, बिजली की, सड़क की, उनकी जो योजनाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं। इसके विरोध में आज हम जयपुर जाएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद है जनता जागरूक होगी और आने वाले चुनाव में हमारा साथ देगी और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। उधर एडवोकेट खरेरा और उनके समर्थक कुशलगढ़ वन विभाग की चौकी के समीप जमा हुए। इसके बाद भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वह जयपुर के लिए रवाना हुए। ऐसे में अलवर ग्रामीण सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के संभावित प्रत्याशियों ने महाघेराव के दौरान समर्थकों सहित उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की। हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव का मामला सामने आया है। इसके बाद हंगामा बरप गया और 40 गाड़ियां फूंक दी गई। नूह जिले की सीमाएं सील करने और इंटरनेट बंद करने के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही अलवर में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। अलवर होकर नूह मेवात तक रोडवेज बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद हंगामा बरपा। यहां तिरंगा पार्क और पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी कारों को उपद्रवियों ने फूंक दिया। बताया जाता है कि नूह में विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान विवाद हो गया। 2 गुटों में हुए टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग लगा दी गई। इसके अलावा पुलिस पर भी पथराव किया गया। 2 लोगों की गोली लगने से मौत की भी खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार बना रहा। नूह में धारा 144 लगाते हुए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। ब्रजमंडल यात्रा नूह के नल्लड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। मार्ग में जब यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची तो वहां एक समूह के लोगों के साथ पहले तकरार और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। इस हंगामे ने पूरे नूह शहर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस दौरान पुराना बस स्टैंड, होटल बाईपास, मेन बाजार, अनाज मंडी और गुरुग्राम अलवर हाईवे पर कई गाड़ियां फूंक दी गई। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़कते ही आसपास के ग्रामीण इलाकों से युवाओं के समूह नूह शहर पहुंच गए। इनमें से अनेक ने वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही लूटपाट कर डाली। साथ ही कई जगह पुलिस टीमों पर भी हमले किए गए। सीएम मनोहर लाल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के सीएम एक दिन पहले ही भिवाड़ी आए थे। उधर बताया जा रहा है कि भरतपुर की पुलिस टीम भी मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए नूह पहुंची थी। हालांकि हंगामा होने तक मोनू ब्रजमंडल यात्रा में नहीं पहुंचा था। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर पर भरतपुर के रहने वाले 2 युवकों नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है। इन दोनों को भिवानी में उनकी गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से हर साल नूह इलाके में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा नूह से शुरू होती है और इसका समापन फिरोजपुर झिरका के गांव सिगार में होता है। उधर नूह मेवात में धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान आगजनी और पथराव के चलते राजस्थान रोडवेज प्रशासन द्वारा इस मार्ग पर चलने वाली बसों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। अलवर से नूह मेवात होकर दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन बंद रहा। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक हरदीप सिंह ने बताया कि उपद्रवियों द्वारा हरियाणा रोडवेज सहित अन्य वाहनों को जला दिया गया था। ऐसे में अलवर बस स्टैंड से चलने वाली इस रूट की सभी बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ बसों को दूसरे रूट से होकर निकाला जा रहा है। यातायात प्रबंधक के अनुसार इस रूट की बसों का केवल नौगांवा तक ही संचालन किया जा रहा है। 2 गाड़ियां तो गोविंदगढ़ और दिल्ली प्रभावित हुई है और लक्ष्मणगढ़ और दिल्ली प्रभावित हुई है। वो गाड़ियां नहीं गई हैं, मतलब उधर से आने में हमको हाईवे से मंगवानी पड़ी हैं गाड़ियां वो। और बाकी जो गाड़ियां इधर से जानी थी वो गाड़ियां 2 गाड़ियां वहाँ तिजारा होकर भेजी हैं, 2-3 गाड़ियां, और कुछ गाड़ियां प्रभावित रही हैं। जो रूट है वो बिल्कुल बंद, हाँ इधर से सारा रूट बंद किया हुआ है हमारा। जो फिरोजपुर हमारी शटल चल रही है वो भी आज हमने नौगांवा तक भेजी और कल भी नौगांवा तक ही भेजी थी कुछ गाड़ियाँ। क्या कारण रहा है? कारण यह रहा कि वहाँ रैली में दंगा हो गया और आगजनी हो गई और मारा पीटी हो गई और कुछ 2 गार्ड एक्सपायर हो गए हैं, कुछ घायल हैं। पुलिस वालों के HSO के भी छोटे मोटे हाँ वहाँ 9 वाहनें फूंक दी गई हैं, जिसमें 2 हरियाणा की बसें थी, बाइक और प्राइवेट गाड़ी हैं। इस कारण से बंद पड़ा हुआ है हमारा सारा रूट। उधर नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के अनुसार धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए यात्रा पर यह हमला किया गया।
इसको माहौल ही कहेंगे आपकी भाषा में, ये वातावरण नहीं है। देश का वातावरण खराब हो गया है और हरियाणा का मेवात बिल्कुल असहिष्णु हो गया है। हरियाणा में हिंदुओं का जीवन बिल्कुल एकदम खत्म होने के कगार पर आ गया है। अगर धार्मिक यात्राओं पर इस तरह से पत्थर फेंकना और इस तरह से हथियार चलाना और उनको मारना, लोगों को गाड़ियां जला देना, और अगर आप उन वीडियोज को सबको देखेंगे तो उसमें यह स्थिति है कि एक गाड़ी में तलवारें पड़ी हुई नजर आ रही हैं, एक मेव बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये बबराई क्यों नहीं, बबराई मतलब घुसाई क्यों नहीं, यानी हत्याएं क्यों नहीं की। 1947 में जब इस देश का विभाजन जातीय आधार पर हो गया था, उसके पश्चात इस देश में जो मेव आबादी बची थी वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए बची थी। आज जिस प्रकार का भाईचारा इन्होंने समाप्त किया है, जिस प्रकार की है सहिष्णुता उत्पन्न की है और जिस प्रकार से इस देश पर कब्जा करने की निरंतर बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस देश को जिस प्रकार से हिलाकर इन्होंने रख दिया है, ये भारत के लिए बहुत गंभीर चिंतन और चिंता की बात है। हम सब लोग इन सब लोगों के साथ जिस तरह से प्रेम का व्यवहार करके आपसी भाईचारे को साथ लेकर चलते हैं, इन लोगों ने उस भाईचारे की कीमत हमसे ही वसूलना शुरू कर दिया, हिंदू लोगों से ही। कल की ये घटना देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। चुपचाप आराम से अपने धर्म का एक यात्रा निकाल रहे, धार्मिक यात्रा निकाल रहे हिंदुओं को जिस तरह से घेर कर इन्होंने योजना पूर्वक घरों पर जयपुर की तरह, दिल्ली की तरह ताहिर हुसैन ने जैसे पत्थर फेंकवाए थे, उस तरह से गाड़ी में पत्थर भर के खड़े थे ये योजना पूर्वक, और इन्होंने लोगों को घेर घेर कर मारा है, गाड़ियां जलाई हैं और उनको बिल्कुल मौत के घाट उतारने की स्थिति की है। मैं निंदा करता हूं, हरियाणा सरकार से मांग करता हूं इनके मकान गिराए जाएं, इनकी संपत्तियां जब्त की जाए और इन लोगों को आजीवन जेल में डालने का काम किया जाए जब तक मजबूत कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग इसी प्रकार से हिंदुओं को उद्वेलित करने का, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, हिंदुओं की यात्राओं पर इसी प्रकार के हमले करने का काम करेंगे। ये मेवात का मतलब कोई पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, राजस्थान से लगता हुआ हिस्सा है। ये धार्मिक संस्कृति भी इस क्षेत्र की ये कही जाती है कि ब्रिज संस्कृति है, चाहे वो मेवात संस्कृति बाद में कुछ वोट के भूखों ने बना दी होगी। मेवात कोई संस्कृति नहीं है, संस्कृत तो ब्रिज संस्कृति है। उस संस्कृति को समाप्त करके इन्होंने जिस प्रकार की एक आक्रामक तरीके से एक अलग शैली बनाने का, अलग संस्कृति बनाने का काम किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये या तो सुधरें, अन्यथा फिर हिंदू समाज अगर इनके जैसे कर्तव्यों पर उतरेगा, इनके जैसे कर्तव्यों पर उतरेगा, तो ये देश में स्थिति भयावह उतरेगी। इसलिए मेरा तो निवेदन है, मैं तो कहना चाहता हूँ, राजनीतिक सब जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी आदतों को सुधार लो, वरना ये हिंदू समाज कमज़ोर नहीं है। 100 करोड़ से अधिक संख्या है। अगर आपकी बातों का सारे निहत्थे लोग थे, अगर उनको कोई अंदेशा होता तो इनके बराबर कोई तैयारी करके चलते वो लोग भी, क्योंकि वो किसी तैयारी पर नहीं थे, उनको झगड़ा नहीं करना था। अगर ये लोग इस तरह की तैयारी करेंगे तो आगे अगर हिंदू भी तैयारी के साथ निकलेगा तो देश में क्या हालात बनेंगे, बड़ी चिंता का विषय है। हम लोग प्रेम से रहना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान की जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के राज में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बन रही है, जो आज देश आगे लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, ये लोग उसको दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं, उस तरक्की को रोकने का, देश पर धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। ये भारत की अस्मिता पर खतरा है। इस प्रकार की घटनाएं मैं घोर निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, इनके साथ कड़ी से कड़ी सजा देकर इनसे सख्ती से निपटा जाए और इन सब लोगों को नामजद करके, इनको सबको पहचान करके इनको जेलों में ठूसा जाए। कांग्रेस ने मेवात क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार शोभा यात्रा जब मेवात क्षेत्र में पहुंची तो तनाव के बावजूद पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे। इसके अलावा मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर उकसाने वाली वीडियो और ऑडियो डालकर माहौल खराब कर रखा है। सैनी के अनुसार देश के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर सद्भाव को बढ़ावा देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये जो झगड़ा हुआ था विश्व हिंदू परिषद वाले जो जुलूस निकाल रहे थे, तो उसमें एक तो प्रशासन की कमी थी वहाँ पर। जब इस तरह का जो माहौल वहाँ से है, तो वहाँ पहले से ही झगड़े का माहौल बना हुआ है, तो वहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए थी। दूसरा कि वहाँ हमारे 5-6 महीने पहले एक मोनू मानेसर नाम के एक लड़के ने वहाँ 2 आदमियों को मारा था। तो उसके बाद में वो बार बार मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस तरह धमकियाँ दे रहा है, तो बार बार वो धमकी दे रहा है। माहौल इस तरह से बना रहा है कि बीजेपी के नेता उनको कोई रोक नहीं रहे। उनके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को उसको सह हो और यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाए, ताकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करके इस तरह से वो चुनाव में कोई फ़ायदा उठा सके। इस तरह के चाहे यूपी के चुनाव पहले हुए हैं, अभी विधानसभा हुए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने पहले भी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव आते आते पूरे देश में इस तरह का ये माहौल बना देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम का चुनाव रहे।
कभी चाहे अयोध्या में राम मंदिर को उठाए, चाहे मथुरा का मंदिर को उठाए। इसलिए ये तो हिंदू मुस्लिम करके इनके पास कहने को सुनने को कुछ है नहीं, काम ये करते नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम झगड़ा के लिए। तो ये बीजेपी के नेताओं की प्री प्लानिंग है, इस तरह से उकसाया जाए और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा किया जाए ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव में ये फ़ायदा उठा सके। मुख्यमंत्री इस तरह से अगर बयानबाजी करेगा तो मैसेज तो गलत जाएगा ही, उल्टा उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। कोई बोले तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन हमारे यूपी के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के करे ज्ञानवापी, अगर मस्जिद को अगर कुछ करेंगे तो झगड़े तो होंगे। तो ये मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए, उल्टा वो पब्लिक को उकसा रहा है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इनको तो हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा करना है और लोकसभा में चुनाव में उस झगड़े को हिंदू मुस्लिम को तो फायदा उठाना। ये तो इनको देखना चाहिए ना, ये सब सारे कोर्ट के जरिए फैसला करा रहे हैं, चाहे अयोध्या का मंदिर का हो चाहे और भी फैसला हो, सब कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। जब कोर्ट में चल रहा है तो ये फिर क्यों छेड़ रहे हैं उनको? कोर्ट पे विश्वास है इनको, पूरी जनता को है, पूरे हिंदुस्तान को कोर्ट पे विश्वास है, तो कोर्ट पे छोड़े, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो देखा जाएगा, सब मान्य है वो। लेकिन ये बीच में मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थे। बीजेपी के नेताओं को इन बयानबाजियों से बचना चाहिए, ये कहेंगे। और आगे आने वाले चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम करके फ़ायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन आज देश की जनता सारा देख रही है कि ये कुछ काम नहीं करते हैं। आज महंगाई की तरफ इनका तो कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। उधर जिला कांग्रेस महासचिव साजिद खान ने भी मेवात क्षेत्र में हुई घटना की निंदा करते हुए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस एवं सरकार का संरक्षण है, साथ ही भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हो रहा है। साजिद खान के अनुसार पूर्व में इस यात्रा के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग फूल लेकर जाते थे, लेकिन अब स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। देखिए, हम इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं ये निश्चित ही देश हित में नहीं है, मानवता हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन जो ये घटना है ये प्री प्लान है और ये सरकार की जो हरियाणा की बीजेपी सरकार है, जिनको ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनकी बौखलाहट है और ये प्री प्लान से हुआ उनका ये एजेंडा है किस तरह से हम हिंदू मुसलमान कर सकें, क्योंकि उनके पास भी विकास का मुद्दा नहीं है, कोई देश हित का मुद्दा नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर भारत पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं। निश्चित ही ये प्री प्लान है। जो मोनू मानेसर, जो नासिर और जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, उसको हरियाणा सरकार संरक्षण दे रही है। वो 3-4 दिन से फेसबुक पर लाइव आकर चैलेंज कर रहा है कि मैं मेवात में आऊँगा, कोई मुझे रोक के बता दे। इस तरह के उनके जो और साथी हैं जो कथित गोरक्षक हैं, उन तरह के इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ जिनको हम कह भी नहीं सकते, ये हमारे संस्कारों में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में नहीं है। इस तरह को उन्होंने एक समुदाय विशेष को उकसाया है। और अगर इस तरह की सारी ये घटनाएं बीजेपी सरकार को, खट्टर सरकार को पता थी, उन्होंने जानबूझकर उनको आने दिया है। अगर इस तरह का वो था तो उनको सिक्योरिटी में आती। वो आज से सैकड़ों साल से ये शोभा यात्रा निकल रही है, आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? फूल बरसाए जाते थे शोभा यात्रा पर, हिंदू मुसलमानों की में उनका स्वागत करते हैं, ऐसा पहली बार ही क्यों हुआ है? तो ये मानेसर, जो मोनू मानेसर है, उसको लेकर ये भ्रांति फैलाई गई है कि भाई वो आ रहा है। और उसको, और जब वो मोनू मानेसर का वो जैसे हम देख रहे हैं, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो सुबह से ही वहाँ मेवात के जो लोग थे, नौजवान लड़के थे, जो वो इकट्ठा हो रहे थे। तो सरकार को उन्हें रोकना चाहिए था, खदेड़ना चाहिए था, पहले से ही पुलिस बल को बुलाना चाहिए था। ये निश्चित ही सरकार की हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण की जो इनकी वो है, वो कर सरकार में फिर से इसी एजेंडे से वो सरकार में अपने आप को दोबारा लाना चाहते हैं। और हम ऐसी घटनाओं की निश्चित ही निंदा करते हैं। और वहीं कांग्रेस पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने भाजपा द्वारा जयपुर में आंदोलन की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र में भाजपा के शासन से जनता परेशान हो चुकी है। दूसरी ओर केंद्र में जल शक्ति मंत्री राजस्थान से ही होने के बावजूद वे ईस्टर्न कैनाल योजना पर अमल नहीं करवा पाए। हिमांशु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचारों का आरोप लगाने वाले भाजपाई मणिपुर की घटना पर चुप हैं। ERCP योजना क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे चुनावों में और कह के गए थे कि ERCP योजना की मैं चालू करूँगा राजस्थान में। आज 13 जिलों की जनता प्यासी भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रही है। आज जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं, आज महिलाओं की बातें कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक तो डबल इंजन की सरकार मणिपुर में कर रहे हैं। मणिपुर में ऐसे वीडियो जो अंग्रेजों के शासन में भी इतनी बर्बरता नहीं हुई,
जो मणिपुर प्रशासन में हुआ है, किस तरीके से माता बहनों को नग्न घुमाया जा रहा है और किस तरीके से उनके साथ बदतमीजियाँ की जा रही हैं, वहाँ जाने का समय नहीं है नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहाँ जाने का समय नहीं है। घेराव जयपुर सचिवालय का करेंगे, तुम्हारे पास मुद्दा ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है। राजस्थान में इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नीयत नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है। यहाँ नड्डा जी आए थे, सारी कुर्सियाँ खाली थी, मोदी जी आए वो खाली कुर्सियाँ हैं, अमित शाह आए थे खाली कुर्सियाँ रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव आते आप आने लग गए, उससे पहले आपको जनता की याद नहीं आई? अब लगातार दौरे शुरू होंगे, करोड़ों अरबों रुपए ये अपनी इसमें खर्च करेंगे आने और जाने में, और सरकार की तरफ से खर्च डाल दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के खाते में डाल दिया जाएगा, मीटिंग प्राइवेट करेंगे। अरे सब जनता सब कुछ समझ चुकी है। निश्चित रूप से जिस तरह कर्नाटक में जनता ने साथ दिया पार्टी कांग्रेस का, जिस तरीके से हिमाचल में दिया, इसी तरह राजस्थान सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2024 में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जीएसटी टीम ने कार्रवाई के दौरान शहर में विजयनगर से सरस घी के 149 टीन जब्त की हैं। यह टीन सरस डेयरी से टपुकड़ा के लिए निकले थे। जेसीटीओ राजेश यादव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रकरण के अनुसार सरस डेयरी से घी के टीन टपुकड़ा ग्राम सहकारी समिति के लिए रवाना हुए थे। इनका बिल भी समिति के नाम बना था, लेकिन सूचना मिली कि यह घी टपुकड़ा के बजाय कहीं और उतारा जा रहा है। इस पर टीम ने विजयनगर के प्लॉट नंबर 492 से घी के टीन से भरी गाड़ी जब्त कर ली। वहीं आगामी कार्रवाई की जा रही है। सरिस्का बाग परियोजना की टहला रेंज में वन विभाग की टीम द्वारा लगभग 30 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। उप वन संरक्षक डीपी जगावत के निर्देश पर एसीएफ पंकज कुमार मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। इसके तहत बीट गोर्धनपुरा के बरेली गांव छींड क्षेत्र में वर्षों पुराना अतिक्रमण हटा दिया गया। टीम में एसीएफ टहला के अलावा वनपाल अशोक, वन रक्षक देवेंद्र, होमगार्ड एवं बॉर्डर होमगार्ड मौजूद रहे। पूर्व सभापति बीना गुप्ता दूसरे दिन मंगलवार को भी नगर परिषद अलवर में पहुंची। वे सभापति के चैम्बर के बाहर कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन चैम्बर लगातार बंद होने की वजह से वे अंदर नहीं जा सकी। पूर्व सभापति ने आरोप लगाया कि कमिश्नर भी उनकी नहीं सुन रहे हैं और वे 2 दिन से दफ्तर नहीं आए हैं। इसके अलावा सभापति भी नहीं आ रहे हैं। दरअसल झगड़ा यह है कि सभापति का चैम्बर खुला तो बीना गुप्ता कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगी। अभी सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग के जरिए कोई आदेश नहीं दिए हैं, इसी वजह से आयुक्त भी बच रहे हैं। सबसे पहले मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे। महिला को इनको दिल में ये नहीं है। कल सुबह से 5 बजे तक हम यहाँ बैठे रहे, एक भी नगर परिषद में कर्मचारी अधिकारी आने का सुनने का कोई नाम नहीं है। अगर महिला की जगह पुरुष होता और इनकी खिंचाई होती तो 1 मिनट में सब सुनने को तैयार हो जाते, लेकिन हम 5 बजे कल गए, एक भी कर्मचारी अधिकारी नहीं। आज भी सुबह से 10 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कर्मचारी अधिकारी आयुक्त आके ये नहीं पूछ रहा, ना तो लोग खोल रहे। जबकि हमारे पास माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश हैं। हमने कह दिया आप आके आदेश पे, अगर आपको गलत लगता है कि आप इसमें सही नहीं है आपके आदेश, तो आप लिख के दे दो भाई, हम नहीं करवा सकते, हम डीएलबी के नाम लेटर लिख दो भाई डीएलबी करवाए, या आदेश गलत है आप वापिस लेके आओ। लेकिन यहाँ आके कोई सुनने को तैयार नहीं है, लिखने को तैयार नहीं है, लोग खोल नहीं रहे हैं। सुबह से अभी तक बैठे हैं। जनता भी नगर परिषद में हम कल से देख रहे हैं सुबह से कि जनता आ रही है, जा रही है, इतनी परेशान है। एक भी अधिकारी कर्मचारी बड़े बूढ़ों का किसी की सुनवाई कौन करे? बैठे बैठे चारों तरफ छुपे हुए कर्मचारी बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं, जबकि पूरा नगर परिषद से पेमेंट उठता है, जनता पे बाहर पड़ता है, काम कुछ जनता का होता नहीं है। और यहाँ पे है ना, कल से मैं तो उच्च न्यायालय के आदेश से बैठी हूँ। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने मेरे को आदेश दिए हैं, मेरा केस को दोनों फ्री हूँ बिल्कुल केसों से, तभी मैं यहाँ आई हूँ। अगर इनको गलत लगता है तो मुझे ये 2 लाइन लिख के दे दें कि मैडम आपके आदेश गलत हैं, आप है ना या तो डीएलबी से लिखवा के लाओ या आप हाईकोर्ट से करवा के लाओ। और कलेक्टर से भी मिले थे कल। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आपको एडीएम सिटी से मैंने कर दिया है, वो करेंगे। वो भी अभी तक यहाँ के नहीं सुनवाई की किसी ने भी। एडीएम सिटी को मैंने फोन किया, अभी भी 2 बार सुबह से, उन्होंने भी, मैं कहा आयुक्त साहब अभी तक नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी कह रहा हूँ, तो भी आयुक्त साहब अभी तक नहीं आए हैं। आयुक्त साहब को मैंने फोन किया तो मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिए फोन के, और उसके बाद मैंने मैसेज किया, तब उन्होंने फोन किया तो ये कह रहे थे मैं मैडम अभी 2 बजे तक आऊँगा,
आप है ना अपन ऐसे मतलब करने से आपको डीएलबी करेगी, तो आप फोन पे बात कर रहे हो बैठ के, आप आके नगर परिषद में आइए, मुझे लिख के दीजिए आप ये कि 2 लाइन की आप डीएलबी से करवा लो, तो हम डीएलबी में चले जाएंगे। यहाँ जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा ये है कि मेरे महिला होने के नाते परेशान कर रहे हैं। जब से हम तो शाम तक बैठेंगे और हमारा काम करके दे आयुक्त, हमें 2 लाइन लिख दे या कि आपके आदेश गलत हैं, जबकि हमारे कोई आदेश गलत नहीं। हमने कंटेम भी लगाएंगे, ये तो यहाँ सुन लेते हैं, नहीं तो हम कंटेम लगाएंगे। और यहाँ तो हम बिल्कुल बराबर हम बैठे रहेंगे, हमारा हक है, हम सभापति हैं, लिख के दे कि आप सभापति नहीं हो, आप निलंबित हो, तो हम यहाँ से जाएंगे। उधर कांग्रेस के अनेक पार्षद भी पूर्व सभापति बीना गुप्ता के साथ हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना था, लेकिन नवंबर 2022 में बीना गुप्ता को एसीबी ने ट्रैप कर लिया था। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा अप्रैल 2023 में कर्मचारी से मारपीट के मामले में पूर्व सभापति बीना गुप्ता को बर्खास्त कर दिया था। अब पूर्व सभापति का दावा है कि कोर्ट के आदेश उनके पक्ष में हो गए हैं। पूर्व के दोनों मामलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसीलिए अब वे सभापति पद की हकदार हैं। कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा भी बीना गुप्ता के साथ थे और उन्होंने कहा कि पक्ष में कोर्ट के आदेश होने के चलते उन्हें पद भी मिलना चाहिए। 5 साथी यहाँ आए हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्या मसला है, और हम आला कमान से बात करेंगे और वो उनसे निवेदन करेंगे सरकार जल्द से जल्द यदि उनका निस्तारण कराया जाए। उन्होंने आदेश बताए हैं, उनको पढ़ रहे हैं वकील, अभी उन्होंने कलेक्टर साहब से मिले और उनको जल्द से जल्द निस्तारण कराने का काम करेंगे। बहरहाल नगर परिषद से जुड़ी असमंजस की हालत बरकरार है। कोई भी अधिकारी इस पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है कि अब बीना गुप्ता के वार्ड संख्या 20 सहित सभापति पद पर प्रस्तावित उपचुनाव का क्या होगा। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। साथ ही जिला अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने बताया कि 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने के बावजूद सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यों का 2 घंटे बहिष्कार किया गया है। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति अलवर के द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज 1 अगस्त को सभी नर्सेज ने पूरे प्रदेश भर में और अलवर ज़िले के अंदर भी जिला मुख्यालय के अंदर 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा है। और जैसा आप सबको विदित है कि नर्सेज एक सेवा का प्रोफेशन जाना जाता है और कोरोना काल में भी आप देखा होगा इनकी सेवा को, और सभी लोगों ने उनकी बुरी प्रशंसा की थी। लेकिन जो नर्सेज लगातार 4.5 वर्षों से अपने शांतिपूर्ण तरीके से, निवेदनपूर्ण तरीके से अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए निवेदन करती आ रही थी, और आप देख रहे हैं कि हम 18 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उसके पश्चात भी सरकार ने हमारी मांगों पर सकारात्मक रूप नहीं अपनाया और मजबूरीवश हमें ये आंदोलन का रूप अपनाना पड़ा है। और आज हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रखते हुए सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं। आप सोच सकते हो कि हमारे 33,500 का जो कैडर है उसमें मात्र 262 पोस्ट हैं जिनको सेकंड प्रमोशन मिल पाता है। कल भी आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर से 400 से अधिक लोग सेवानिवृत्त हुए, जो एक प्रमोशन लेकर सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार अविलंब पूरा करे और नर्सेज को राहत प्रदान करे। और इसके धरना हमारा 23 तारीख तक अनिश्चितकालीन रूप से जारी है। धरने के साथ आज हमने जिला मुख्यालय पर रखा है। कल से हम 2-2 घंटे का क्रमिक रूप से सभी ब्लॉक्स के अंदर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके लिए हमने टीमें गठित कर दी हैं, वो जाकर के कार्य बहिष्कार करेंगे। और सभी लोग 23 तारीख को एक विशाल महारैली का जयपुर में आयोजन करेंगे, जिसके लिए सामूहिक CL के आवेदन पत्र भी हम सरकार को भेजने वाले हैं। और 16 तारीख से 2-2 घंटे का पूरे राजस्थान के अंदर एक पेंडाइन 2 घंटे का स्ट्राइक के लिए हमने कॉल किया है। और वहीं अस्पतालों के सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन वृद्धि की मांग उठाई। इनमें सामान्य चिकित्सालय, महिला और गीतानंद शिशु चिकित्सालय के कार्मिक शामिल हैं। यहां मौजूद पदाधिकारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से अस्पतालों में ठेकेदारी प्रथा जारी है। जो वेतन मिलता है वह न्यूनतम मजदूरी से कम है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मांगे ये है कि 20-20 साल से कर्मचारी यहाँ कार्यरत है,
और जिनकी वेतन वृद्धि आज तक नहीं हुई है वही 200, 250, 259 रुपये प्रतिदिन वेतन भुगतान मिलता है। इसमें क्या काम करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? अभी तक गवर्नमेंट या कलेक्टर साहब हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और इसमें से भी पीएफ और ईएसआई कट जाता है, जिसका वेतन भुगतान टाइम पे नहीं मिलता है। ईएसआई पीएफ तो कई कंपनियां खा के भाग गई हैं, कोई ध्यान नहीं देता इसमें। और कोरोना काल में कंधे से कंधा लगा के काम किया सफाई कर्मचारियों ने, लेकिन अभी तक उसका भी कोई भुगतान नहीं दिया। जो गवर्नमेंट ने जो भी सहायता राशि भेजी है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। ढाईपेड़ी के पास कार और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों और 1 युवती की जान चली गई थी। मंगलवार को युवती की शिनाख्त हो गई है। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका अभिलाषा गुर्जर के पिता अमर सिंह ने बताया कि वह अलवर में राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी। साथ ही इसके लिए बहादुरपुर से रोजाना अलवर आती थी। सोमवार को अभिलाषा ढाईपेड़ी में अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी। इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। अभिलाषा क्या कर रही थी? वो कोचिंग कर रही थी, पुलिस की तैयारी कर रही थी। कहाँ पर? अपने आर्यभट्ट में। अच्छा, अलवर ही रहती थी क्या? ना, घर से अप डाउन कर। अच्छा, तो फिर ये उधर कटी घाटी के लिए क्या कारण रहा उधर गई? जो वहाँ पहले मैं किराए से रहता था मकान लेके ना। अच्छा। तो वहाँ बच्ची थी वो मिलने वाली, उनके साथ में कोई बुक वगैरह लेने के लिए गई थी उनके साथ। आपको क्या सूचना मिली? सूचना मेरे को 4 बजे मिली थी, क्योंकि मेरा फोन 3G है, बाद में पकड़ा नेटवर्क इसका। मैं भैंस चराने के लिए गया हुआ था। वो अच्छा। क्या सूचना मिली थी? बच्चे का ऐसे एक्सीडेंट हो गया ढाईपेड़ी पे। अच्छा, तो पुलिस का फोन आया था? हाँ, पुलिस वाले का फोन आया था अकबरपुर से। उन्होंने सिम डाली थी, मेरी बेटी की सिम निकाल के फोन से। अच्छा। और वो अपने फोन में डाल के फिर फोन किया था। क्या नाम था बच्ची का? अभिलाषा। कितनी उम्र की? हाँ, कितनी उम्र की? 19 साल। कहाँ की निवासी है ये? बहादुरपुर। तो ये अपने क्या बोलते हैं उधर की तरफ किस कारण से कुछ बताया? मैं किराया कमरा लेके 10 साल अलवर में रहा हूँ, तो वहाँ मेरा रेजिडेंस था पहले। अच्छा, तो उनने मिलने गई? हाँ, मिलने वहाँ। तो ये खुद ही बाइक चला रही थी? अब ये तो पता नहीं, अब मैं तो था नहीं मौके पे। अब मेरे ऊपर तो खुद चला रही थी या कोई और चला रहा था। कार से हुआ है? कोई पजेरो गाड़ी बता रहे हैं, पुलिस वालों ने बताया जैसे। राजकीय महिला चिकित्सालय स्थित मदर मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सिंह ने दीप प्रज्वलन किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि देश के नामी मदर मिल्क बैंक में अलवर के मदर मिल्क बैंक का नाम आता है। वहीं इस तरह की सुविधाएं देने के लिए जिला कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान और मदर मिल्क बैंक की टीम को बधाई दी। ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, उनको स्तनपान का क्या महत्व है और क्यों होना चाहिए, और जहाँ पे क्या कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को किस तरह से हमारे डॉक्टर्स दूर करते हैं। और ये जो मिल्क बैंक बनाया है यहाँ पे, ये न केवल जो इस हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं, अन्य हॉस्पिटल्स में और इवन यहाँ से अजमेर मेडिकल कॉलेज को भी आप लोग जो है मिल्क बैंक से मिल्क भेजते हैं। तो ये बहुत ही, और जैसा मुझे बताया गया है कि देश के सबसे अच्छे मिल्क बैंक में से एक है। तो इसके लिए तो पीएमओ साहब और जो है कि टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था एक स्टेशन पे आपने की हुई है कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज अब बना है। अभी हमारा मेडिकल कॉलेज रन होना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने एक अच्छी जो है एक लिस्ट पूरे देश के लेवल की एक आपने एक सुविधा यहाँ पे मेंटेन की। शिवाजी पार्क स्थित संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कल्याण मंदिर विधान का समापन हो गया है। वहीं मंगलवार को जिनाभिषेक और शांति धारा के पाठ सहित रथ यात्रा निकाली गई। मंत्री नरेंद्र जैन ने बताया कि संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विजयमती माताजी के सानिध्य में 23 दिवसीय आयोजन हुआ। इसके समापन पर शोभा यात्रा निकाली गई है। 23 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का कार्यक्रम चल रहा है सकल जैन समाज के सहयोग से, और इसमें सभी श्रद्धालु जनों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सभी धर्म की प्रभावना अच्छी तरह हो रही है और पूरा अलवर समाज इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। इसके पश्चात रथ यात्रा, श्री जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें सकल समाज भाग ले रहा है और एक पूरा सैलाब इस कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ा है। शहर में इसकी पूरी चर्चा है और बहुत ही अच्छे ढंग से सकल समाज द्वारा इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के गांधी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अलवर में बैठक की। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि यह कार्यकर्ता
प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं किशनगढ़, राजगढ़ और अलवर के गांधी कार्यकर्ताओं की बैठक की जा रही है। गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। गांधी कार्यकर्ता लगातार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक निरंतर पहुंचा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में अलवर जिले के हमारे महत्वपूर्ण साथियों ने, गांधी कार्यकर्ताओं ने एक अलग जगह रखी है। एक योजनाओं का जो सरकार ने दी शानदार और ऐतिहासिक जो योजनाएं चलाई हैं, जिस तरह से चिरंजीवी के माध्यम से 25 लाख रुपए का इलाज जो हो रहा है, वो आम जनता को निरंतर लोग बताते हुए आ रहे हैं। आज भी जिला मुख्यालय पर हमारे किशनगढ़ ब्लॉक के, हमारे राजगढ़ ब्लॉक से, हमारे अलवर शहर के कार्यकर्ता यहाँ आए और सभी ने सरकार की योजनाओं के बारे में कम से कम हजारों लोगों को वो अपने के गांव ढाणी ढाणी जाकर बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से सारे गांधी कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित हैं सारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए। और अब की बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे, ये सब हमने संकल्प लिया है। उधर राजगढ़ से आई दया शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोडवेज बसों में 50% छूट सहित महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। वहीं सोशल मीडिया के जिला संयोजक सुभाष बसवाल ने बताया कि 50,000 प्रेरकों की भर्ती से प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा। हमारे जो गहलोत साहब ने जो ये योजनाएं चलाई है, महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा मतलब राहत का वो दिया है। और सबसे महत्व की बात यह है कि महिलाओं को जो रोडवेज बसों में 50% की छूट दी है, वो सबसे ज़्यादा सराहनीय है। जैसे कि सब्सिडी गैस सिलेंडर पे दी हुई है, बिजली यूनिट की दी है और पेंशन योजना में बढ़ोतरी की है। तो सबसे ज़्यादा मतलब हमारे कांग्रेस सरकार ने बहुत ही सराहनीय का काम किया है। दुर्घटना बीमा है। यशस्वी गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शांति अहिंसा विभाग, जो देश का पहला विभाग राजस्थान से जो आगाज़ हुआ है, राजस्थान से जिसकी शुरुआत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में शांति और अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो 50,000 प्रेरकों की जो भर्ती अभी निकाली है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा प्रदेश की जनता का सेवा करने का, लोगों तक योजना पहुंचाने का, जो कि लगातार गांधी कार्यकर्ता जिले के अंदर जगह जगह गांव ढाणी ढाणी जाकर के जो है राज्य सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का जो काम कर रहे हैं। उसमें गांधी कार्यकर्ताओं ने जो अपना बढ़ चढ़ करके महंगाई राहत कैंप की बात करें या फिर प्रशासन गांव के संघ की बात करें, उन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ करके जो काम किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। जैसा कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ये अलग चल रहा है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस का शासन लाएंगे, जननायक मुख्यमंत्री, गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फिर से शासन लेकर के आएंगे, कांग्रेस को स्थापित करेंगे। इसी संकल्प के साथ में सभी गांधी कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटों काम कर रहे हैं। शहर में 200 फुट रोड क्षेत्र निवासी प्रहलाद कोहली ने एडीएम सिटी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। साथ ही उनके प्लॉट पर कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। पीड़ित के अनुसार वे पहले भी कई बार जिला प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। उनके ऊपर पहले हमला भी किया गया था। एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और मुख्यालय एसपी साहब को ज्ञापन दिया। मेरी ज़मीन पे पहले भी रिंकू ने कब्जा कर लिया था और अब भी मेरी ज़मीन पे एक तोता कॉन्ट्रैक्टर है, उसने लकड़ी वकड़ी डाल दी है और कब्जा कर रहा है, करने का वो है, मेरे को वहाँ जाने भी नहीं देता है। तो कौन है ये तोता कॉन्ट्रैक्टर, किसकी है, कौन आपको परेशान कर रहा है? ये तोता कॉन्ट्रैक्टर वैसे ही है, कोई खामखा कोई गुंडागिर्दी में कर रहा है। अब नहीं, कौन शख्स है, क्या नाम है उसका? तोता कॉन्ट्रैक्टर ही है नाम। तो अच्छा, मेव है। अच्छा, मेव है। तो आपको अपने मतलब प्लॉट पे या खेत पे, जिस पे जाना? मेरे प्लॉट पे। तो ये कब से समस्या है आपको? मेरे जान माल की भी समस्या है मेरे को। तो मेरा पहले भी कब्जा कर लिया था इन्होंने, दोनों को मैंने ज्ञापन भी दिए तो भी कुछ नहीं हुआ। ज्ञापन दिया था मैंने और मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए और मेरे प्लॉट पर कब्जा करवाया जाए, आपको कब्जा दिलाया जाए। हाँ। ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आईएसआई के साथ
साजिश कर कुछ भारतीय महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार पाकिस्तान में पहुंचने के बाद इन महिलाओं का शोषण कर उन्हें आईएसआई के एवं आतंकवादी संगठनों को सौंप दिया जाता है। इसके बाद मानव बम बनाकर इनका उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि ब्रजभूमि कल्याण परिषद सहित हिंदू संगठन इस दिशा में समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना होगा। ये राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएसआई और ये तालिबान और तमाम तरह के आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं और भोली भाली लड़कियों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और इनको बरगलाकर और आईएसआई में भर्ती कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में भर्ती कर रहे हैं। ये जो अभी जो वाकया हुआ है, अंजू का हुआ है और जो सीमा का हुआ है, और भी एक लड़की कल जयपुर में पकड़ी गई है, वो पाकिस्तान जाने की फिराक में थी। तो ये सब जो है ब्रेन वॉश करके, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण किया जाता है, धर्मांतरण करके इनको जो है बरगला करके इनकी शादी की जाती है और इनको जो है वहाँ पर फिर आईएसआई के सुपुर्द कर दिया जाता है, तालिबान के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश और षड्यंत्र चल रहा है और इसको जो सीबीआई, सीआईडी और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इसको जांच करने की ज़रूरत है और इसकी तहकीकात निकालने की ज़रूरत है कि आखिर इनके पीछे क्या षड्यंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की चल रही है और इसमें जो है हमें भी, हिंदुओं को भी सचेत होने की ज़रूरत है और दूसरे धर्मों को भी सचेत होने की ज़रूरत है कि ये जो है आईएसआई और ये जो है तालिबान जो है ये अतिवादी आतंकवादी संगठन है, ये गलत ना कर पाए और जो है हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद ना फैला पाए। और जो है माँ बाप को और सरकार को इसमें सचेत रहना चाहिए और जो है अपने धर्म के लोगों को सही बात का बताना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे धर्म में कट्टरता नहीं है तो बताई नहीं जाती हैं, बताते नहीं हैं और एक नॉर्मल वे में लेते हैं। और उनके धर्म के अंदर कट्टरता है और वो लोग जो है कट्टरता से कि भाई जो है अल्लाह के आगे कुछ नहीं, और इसलिए जो है उनका जो धर्म है वो कट्टरता है से भरपूर है। हमारा जो धर्म है वो जो है बिल्कुल जो है सॉफ्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिना पर चलता है। लेकिन अब हमको भी सोचने की ज़रूरत है और इसके अंदर अपने को भी कार्य करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान में से जिस तरह से महिला, जो हिंदू महिला और सिख महिलाओं को उठा ले जाते हैं, लड़कियों को उठा ले जाते हैं, तो ये सब चीज़ सारे लोगों को पता है, उसके बावजूद भी ये हिंदू लड़कियां जा रही हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के हालात पहले ही हो तो राक्षस राज है और पाकिस्तान नाम है वो आतंकवाद का गढ़ है, वो अवैध जो नशीले नशाओं का गढ़ है। पाकिस्तान में सारे कुकर्म हो रहे हैं, नाम ही पाकिस्तान है पर अपवित्र है वो, एक तरह से स्थानीय अपवित्र। वो जो है ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और ब्रेन वॉश करके इस तरह की गतिविधि की जाती है और ब्रेन वॉश तो किसी का भी किया जा सकता है। तो ये जो ब्रेन वॉश की गतिविधि आतंकवादी संगठनों के द्वारा चलाई जाती है और उसके बाद मानव बम बना दिए जाते हैं, आईएसआई के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसलिए जो है अपने को सचेत रहने की ज़रूरत है, अपनी जो जांच एजेंसियों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है और जो है हमको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। चलो सर, लास्ट सवाल सर, आपको नहीं लगता है स्कूल और जो कॉलेज हैं उसमें ऐसी घटनाएं नहीं हो, वहीं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान आईएस इस तरह की ये मोबाइल पे जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है या ईमेल है, तो इस तरह का षड्यंत्र इनके द्वारा फैला जा रहा है, तो उनको वहीं सावधान कर दिया जाए, उस तरह की समझ उनमें दी जाए, तो इस तरह की शिक्षा कॉलेजों में दी, स्कूलों में दी जाए। बिल्कुल, इस तरह की योजना ब्रजभूमि कल्याण परिषद और बहुत सारे हिंदुवादी संगठन हैं, इस तरह की योजना चला रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। शहर में परशुराम सर्किल के समीप स्थित नजर बगीची स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में मंगलवार को जन चेतना रैली निकाली गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता को लेकर यह रैली निकली, जिसे सीईओ कल्पना शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि रैली के जरिए चुनाव में हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने का संदेश दिया जा रहा है। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर से आज गाइड्स के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता जन चेतना रैली का आयोजन किया गया है और इसके पीछे यही उद्देश्य है कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वे अपने मत का प्रयोग करें, अधिक से अधिक मतदान करें। रैली नजर बगीची से घोड़ाफेर चौराहे होते हुए लाल डिग्गी और लाल डिग्गी से जय पलटन होते हुए वापस घोड़ाफेर चौराहे होकर के नजर बगीची पर संपन्न होगी। स्वीप कार्यक्रम के तहत ही गाइड्स द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन नजर बगीची में किया गया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सीकरी रोड निवासी मक्खन सिंह सामान लेने के लिए गोविंदगढ़ जा रहा था। रास्ते में एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में मक्खन सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के 4 बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठ गया है।
ये जी ऐसा है, घर से मक्खन सिंह पुत्र हीरा सिंह अपने घर से बोर का सामान लेने के लिए आया हुआ था। बस स्टैंड पे एक ट्रक वाले ने इसके मतलब ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे इसका सिर जो है वो बिल्कुल बैठ गया है, जिससे इसकी डेथ हो गई है। क्या काम करते हैं? ये सर खेती बाड़ी का और गरीब आदमी, 4 इनके बच्चे हैं। बाइक पे थे ये? हाँ, ये बैग पे थे और किसके सामान लेने आए थे? ये बोर का सामान लेने आए थे। जो ये एक्सीडेंट सर गोविंदगढ़ बस स्टैंड पे, बस स्टैंड के नज़दीक पेट्रोल पंप पे, पुराना पेट्रोल पंप उसके पास में। बिना पोस्टमार्टम कराए? हाँ जी, अब बिना पोस्टमार्टम करवा के इसको गोविंदगढ़ लेके जा रहे। गोविंदगढ़ इसका सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होगा। किसान नेता अभय सैनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के हित में कई निर्णय लिए हैं। इनमें स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा जल्द ही सरकार द्वारा महिलाओं को मोबाइल फोन प्रदान किए जाएंगे। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी नीतियों के कारण विधानसभा चुनाव के दौरान लोग कांग्रेस का साथ देंगे। सर, गहलोत सरकार ने हाल ही में गरीब लोगों को राशन किट और महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा की है। तो आपको लगता है कि इससे गरीब लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा और लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा सरकार के प्रति? क्या तैयारी है? जहाँ तक आपने अशोक गहलोत की बात की है, इस तीसरे शासनकाल में अशोक गहलोत जी ने जिन कठिन परिस्थितियों से, कोरोना काल से और इनकी स्वयं की पार्टी के अंदर जिस तरह का वातावरण बना, उसके बावजूद भी एक सफल शासक के रूप में उभर के आए हैं। जिस तरह का उन्होंने काम किया है, मोबाइल और राशन किट तो उन्होंने दिया ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मनुष्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात की है। उन्होंने कई बड़ी अच्छी स्कीमें उन्होंने लाके दी है और मैं समझता हूँ चिरंजीवी बीमा योजना जैसी चीज़ें उन्होंने राजस्थान सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में पीपी मॉडल स्थापित किया है। जब आदमी बीमार होता है और जब बीमार आदमी का परिजन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जब डॉक्टर उसको आंख मीच कर लूटने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति खड़ा खड़ा लूटने का कहीं विरोध ही नहीं करता है। जब वो हॉस्पिटल में उसका पेशेंट होता है, उसका पिता होता है, उसकी माँ होती है, उसकी पत्नी होती है, उसका भाई होता है, उसका बेटा होता है, डॉक्टर 3 रुपये चीज़ के 3000 रुपये भी मांगता है, तो वो बड़ा आराम से इसलिए देता है क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राजस्थान में किसी गरीब को, शोषित को, पीड़ित को बीमारी से, उसके इलाज से कोई वंचित रह जाए, ये उन्होंने कभी मन में नहीं सोचा। उनके मन में इच्छा थी कि बीमारी में इलाज सबको मिले, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य का ऊपर एक इतना बड़ा काम किया और उन्होंने स्वास्थ्य को मानव का अधिकार के रूप में कर दिया। आज राजस्थान में जिस तरह से सरकार की योजनाएं हैं आम जन तक पहुंच रही हैं और आम जन को जो लाभ मिल रहा है वो देखने और सोचने के योग्य है। ये सही है, बहुत सी चीज़ें लोगों को जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है अंतिम व्यक्ति तक, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। अगर महिलाओं के पास मोबाइल होंगे तो निश्चित उसका लाभ भी होगा। महिलाओं के पास अगर मोबाइल होगा तो वो पूरे देश दुनिया की खबरें जानेंगी और आने वाले समय में हमारे इस देश में विकास के नाम पर, हमारे इस देश के अंदर आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो हमें दूसरे लोग लूटते हैं, उससे गांव की महिला भी इस बात से जानकार हो जाएगी कि उसके क्या अधिकार हैं और उसे क्या करना चाहिए। इस तरह से मुझे नज़र आता है कि राजस्थान सरकार की सारी स्कीमें लाभदायक है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है।
अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टैक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा CSC में दैनिक आउटडोर 600 के पार हो चुका है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की नसीहत से भी अभी तक अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। यहाँ एक ही पंजीयन खिड़की है और मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद वे दवा लेने के लिए भी लाइन में लगने को मजबूर हैं। जबकि इन दिनों आई फ्लू और मौसमी बीमारी के रोगी बड़ी संख्या में अस्पताल में आ रहे हैं। साल पहले आग लग गई है, सबकी देखभाल चली है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर असामाजिक तत्वों ने नंदी पर तेजाब डालकर उसे घायल कर दिया। जब नंदी घायल अवस्था में तड़पता हुआ दिखाई दिया तो गौ सेवक संघ ने मौके पर पहुंचकर उसका उपचार शुरू किया। सोनू राठी और गौरव सोलंकी सहित टीम के युवाओं ने अपने स्तर पर ही दवा और मरहम पट्टी की व्यवस्था की। इसके अलावा नंदी के लिए चारे का इंतजाम भी किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई दर्जन गांवों की ढाणियों में अभी भी रास्ते कच्चे हैं। यहाँ बारिश के दिनों में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत सहित विधायक और सांसद निधि से कार्य नहीं करवाए जा रहे। पैतपुर गांव से जुड़ी ढाणियों के कच्चा मार्ग को इंटरलॉकिंग बनाने के लिए लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि शिवराज गुर्जर का कहना है कि इस मार्ग से होकर आवाजाही एवं पशुओं को लाना परेशानी का सबब बन रहा है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा में शिक्षा के नवाचार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बुनियादी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में टिप्स दिए गए। साथ ही विद्यार्थियों को सरल पद्धति से अध्यापन कार्य करवाने के बारे में जानकारी दी गई। वक्ता राजू यादव ने भी इस मौके पर विचार रखे। युवा यादव महासभा का प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर मालाखेड़ा में रवि कुमार यादव और समाज के अन्य लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बांटी। दिनेश कुमार ने अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया था। मत्स्य विश्वविद्यालय के अधीन संचालित मालाखेड़ा कॉलेज में BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इतिहास विषय में 0 अंक देने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छात्रों के अनुसार परीक्षा की कॉपी जांचने में घोर लापरवाही बरती गई है। कई विद्यार्थियों के परिणामों में प्रथम सेमेस्टर में 0 और सेकंड सेमेस्टर में 41 से लेकर 60 अंक तक दर्शाए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पास होने के लिए कुल मिलाकर 72 अंक होना जरूरी है। विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रार से कॉपियों की जांच फिर से करवाने की मांग उठाई है।
कॉलेज के विद्यार्थी है, हमारी हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में 0 नंबर दे रखे हैं, बट बाकी सब पेपरों में हमारे ठीक ठाक नंबर दिए हैं और हिस्ट्री में 0 दिए हैं। कृपया करके हमारी कॉपी दोबारा से जांच की जाए। राजऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संबल योजना के तहत हिस्ट्री का व्याख्याता लगाया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है छात्र छात्राओं का भी कि फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा की कॉपी जांचने वाले व्याख्याता ने उनके 0 नंबर दिए। इससे उनका भविष्य संकट में पड़ रहा है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कुल मिलाकर पास होने के लिए 72 अंक जरूरी है। 0 अंक देने से व्यथित विद्यार्थियों ने आज मालाखेड़ा कॉलेज पर प्रदर्शन किया है और ऐसे व्याख्याता के खिलाफ भी उनमें रोष व्याप्त है। जल्द ही रजिस्ट्रार भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे और इस कारगुजारी का वह खुलासा करते हुए इसकी जांच की मांग की गई है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। कपिल मुनि के धार्मिक स्थल उकेरी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर साधु संत मौजूद रहे। वहीं रैनी प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा भी पहुंचे। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अर्चना कर साधु संतों से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही कथा मंडल की ओर से उनका स्वागत किया गया। सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपौल हनुमान मंदिर में श्रावण मास पूर्णिमा मंगलवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में भक्तों ने यह महाआरती में भाग लिया। साथ ही पांडुपौल मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिन भर भजन कीर्तन भी चलता रहा। गौरतलब है कि पांडुपौल हनुमान जी महाराज का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। शनिवार और मंगलवार को यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु दर्शन करते हैं। 1008 पांडुपौल हनुमान जी महाराज के दरबार में आज पूर्णमासी पर भक्तों का तांता लगा रहा और लोगों ने खूब प्रसादी पाई और बजरंग बली के जयकारे भी लगते रहे। और वही बारिश से जंगलों में चहल पहल हो गई है और पानी भी आवक आ गया है और जो एनीकट है उस पर भी पानी तले के ऊपर आ गया है, जिससे रौनक बन गई है। तो अब इससे खुशी की लहर है। सरिस्का क्षेत्र में इंद्रदेव इन दिनों पूरी तरह मेहरबान है। अकबरपुर रेंज स्थित सिलीबेरी जलाशय में भी पानी की जोरदार आवक होने से चादर चल गई है। इसके अलावा सरिस्का में वन्य जीवों के लिए पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। मंगलवार को पूर्णमासी पर पांडुपौल हनुमान जी महाराज के स्थान पर जाने वाले श्रद्धालु नाहर शक्ति क्षेत्र से निकलने वाले बरसाती नाले से गुजरे। साथ ही उन्होंने सिलीबेरी की ओर से आ रही नदी को भी पार किया। भक्त गोविंद सहाय जोशी का कहना था कि पूर्णिमा पर वे हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद भी अभी तक पांडुपौल में प्रवेश निःशुल्क नहीं हुआ है। 1008 पांडुपौल हनुमान जी महाराज के दरबार में आज पूर्णमासी पर भक्तों का तांता लगा रहा और लोगों ने खूब प्रसादी पाई और बजरंग बली के जयकारे भी लगते रहे। और वही बारिश से जंगलों में चहल पहल हो गई है और पानी भी आवक आ गया है और जो एनीकट है उस पर भी पानी तले के ऊपर आ गया है, जिससे रौनक बन गई है। तो अब इससे खुशी की लहर है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा 12 मई को अलवर के अंदर घोषणा की गई थी कि जो पांडुपौल जो यात्री जाते हैं उनको गेट पर जो शुल्क लिया जाता है 60 रुपये तो मोटरसाइकिल का और 380 रुपया 4 व्हीलर का, तो उनके लिए घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इसको निःशुल्क कर दिया जाएगा। लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक घोषणा नहीं की गई है। अब आने वाले हम कई बार इसकी खबर भी करवा चुके हैं और कई बार जो मंत्री हैं अनिल टीकाराम जी उसको भी हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई संज्ञान नहीं है। आने वाले समय में या तो मुख्यमंत्री जी घोषणा को लागू करें, वरना हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। आने वाले समय में हम जोर शोर से आंदोलन करेंगे। पंचायत समिति मालाखेड़ा का फिलहाल कोई धनी धोरी नहीं है। एक दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगने और धरना प्रदर्शन होने के बाद विकास अधिकारी सतीश कुमार आनंद फानन में अवकाश लेकर चले गए। उन्होंने सहायक अभियंता अशोक कुमार को प्रधान वीरवती की अनुमति के बिना चार्ज सौंप दिया। दूसरी ओर जिस एएन को चार्ज दिया गया वे भी 15 दिन का रुग्ण प्रमाण पत्र हासिल कर मेडिकल लीव पर चले गए। इस तरह पंचायत समिति मालाखेड़ा में सभी ग्राम पंचायतों से जुड़े कार्य अटक गए हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी संघ के उप शाखा अध्यक्ष आनंद कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। इसमें विकास अधिकारी पर कुछ कार्यों के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। साथ ही प्रधान को ज्ञापन देकर विकास अधिकारी के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई की मांग उठी है। उधर मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने बताया कि विकास अधिकारी को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। साथ ही 8 करोड़ के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकाली जा रही है।
अकबरपुर क्षेत्र में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। खासकर बच्चों और युवाओं में इसका असर अधिक दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आई फ्लू संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने के कारण फैलता है। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। उधर अल्लापुर गांव से आए कुछ मरीजों ने बताया कि घर के सभी सदस्यों में रोग फैल गया है। क्या बीमारी? आई फ्लू। तो कितने पेशेंट है आई फ्लू के? कम से कम 200 पेशेंट खड़े हैं। आई फ्लू ज़्यादा फैल रहा है। अकबरपुर कस्बे में अब बंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी निशाना बना रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की है। मंगलवार को भी एक मोर पर बंदरों ने अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बंदरों को भगाकर मोर को उनका शिकार होने से बचाया। हालांकि मोर घायल हो गया, जिसे नटनी का बारा रेंज के वन कर्मियों को सुपुर्द किया गया है। ना ये मोर नहीं है, इसको घायल कर दिया बंदरों ने। और कुछ 2-4 दिन पहले एक मोरनी को फिर दोबारा से घायल किया। कभी इंसान को धक्का मार देते हैं, कभी इंसानों को खा जाते हैं। ऐसा आतंक फैला रखा है बंदरों ने जिसकी कोई हद नहीं है। कपड़ा चप्पल इनका तो मतलब डेली का मतलब एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें 200-400 रुपये रोजाना का नुकसान नहीं करता। क्या प्रशासन को भी अवगत करा दे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्या कहोगे? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि इनसे हमको बहुत ज़्यादा हानि हो रही है दिन पे दिन, और इनको पकड़वाया जाए। अगर नहीं पकड़वाया जाएगा तो यहाँ पे जो भी वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। भाई हम किसी को जब हमारे काम नहीं करे तो हम भी वोट किसी को नहीं देंगे। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड की ओर से मंगलवार को उमरैंड के विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगे उठाई गई हैं। साथ ही 10 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी गई है। ब्लॉक अध्यक्ष सोनू सैनी ने बताया कि माली, सैनी, खुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज इन मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। इसके बाद भी सरकार ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है। विकास अधिकारी उमरैंड, पंचायत समिति उमरैंड को मुख्यमंत्री के नाम से राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के नाम से ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जो 11 सूत्री मांग है सैनी समाज की, उसको पूरा करें जिससे समाज का उद्धार हो सके। भिवाड़ी के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। यहाँ हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 वार्ड 29 और 30 की महिलाएं एकत्रित होकर नगर परिषद कार्यालय पहुंची। साथ ही बताया कि उनके घरों में नाली का पानी भरा हुआ है। इसके अलावा सीवरेज लाइन चौक हो चुकी है। वहीं बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर विकास, समता, मंगला, संतोष, अरुणा और कमला सहित अन्य बाशिंदे मौजूद रहे। नाली वाली तो मैं बोल रही हूँ कि नाली का पानी है जो बाहर निकल के हम लोग के रोड पे आ रहा है, पानी वहाँ से निकल के जा भी नहीं रहा है। उसके बाद कचरा वाली गाड़ी जो है आती भी नहीं कचरा ले जाने के लिए। बच्चे जूता बिना चप्पल पहन के स्कूल जा रहे हैं, जूता उनका हाथ में लेके कैसे जाएंगे? घर में पानी घुस गया है। बताइए, सिविल लाइन ब्लॉक हो चुका है। एक समस्या नहीं, हजारों समस्या है हाउसिंग बोर्ड की। सेक्टर 1 की बहुत समस्या है, मैं क्या बताऊँ। हम लोग की जानवर ऐसी जिंदगी। अभी आपको क्या आश्वासन देकर हटा दिया वहाँ से? अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन देकर हटा दिया वहाँ से? अधिकारियों ने हम लोग को बोला है कि समस्या का समाधान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालेंगे। में पानी भरा हुआ है और नाले, सिविल लाइन सब रुके हुए हैं। कोई सफाई नहीं, और कोई सफाई आज तक नहीं हुई बिल्कुल। इसलिए गंदकी की वजह से हम आज आए हुए। मच्छर हो रहा है, मलेरिया, बुखार, कीड़े मकोड़े सब हो रहे हैं। पानी बिल्कुल से परेशान है, आने जाने से रास्ता बिल्कुल बंद, घर पूरे डूबे हैं। डाली थी इस साल, बिल्कुल दवाई नहीं डाली। नाली बनी है, नालियों में इतना मच्छर हो रहे हैं कि नाली इतना बुखार, मलेरिया हो रहा, डेंगू हो रहा, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। लोग अपने ड्यूटी नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गंदा पानी हो रहा। लोग सब्जी और दूध के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको वो भी नहीं मिल पा रहा दूध। वही इतना परेशान हो पड़े। 4 बार यहाँ पे नगर परिषद में आ गए, कोई सुविधा से है नहीं अभी तक सोल्यूशन। रास्ता बिल्कुल ही चौक है जी। हाँ बिल्कुल एकदम बंद है, सब बंद है। पानी का बुरा हाल है जी। बच्चे एकदम कई बार तो बच्चे डूब जाते हैं पानी में, जो बड़ी मुश्किल से उनको हाउसिंग बोर्ड फर्स्ट में हमारा नालियों का रिपेयर, मेंटेनेंस का और डेवलपमेंट का काम तो पहले से चल ही रहा है। मुख्य रोड पर NHI के काम के दौरान हमारा जो मेन नाला है वो टूट गया और NHI ने वो पाइप निकाल दी, और आगे जो क्रॉस ओवर करके नाला सामने की तरफ जा रहा था वो भी बीच में से डैमेज हो गया है। तो अंदर से सॉल्यूशन हम नालियाँ बढ़ा ही रहे हैं, पानी भी बाहर मडपम्प की सहायता से निकाल के भेज रहे हैं। जल्दी मुख्य रोड का नाला सही करवाएंगे NHI से मतलब बात करके, तो इसका सॉल्यूशन जल्दी होगा। सर वो बता, उनका कहना है कि हम 2 बार आ चुके हैं, तो आपने क्या आश्वासन देकर उनको हटा दिया? आश्वासन कुछ नहीं है, वहाँ काम चल रहा है और
देखो डेवलपमेंट का काम होगा तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पानी भी वहीं भरा हुआ है, उसको हम पानी निकालते हैं, समय कम मिल पाता काम करने का। और मुख्य रोड पे हम अलग से टीम लगा के व्यवस्था कर रहे हैं कि पानी अनवरत बाहर जाता रहे, मुख्य नाले में जुड़ता रहे। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खां के जन्मदिन पर रामगढ़ सीनियर स्कूल स्थित शिवालय में जल अभिषेक किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजय भारद्वाज, भुवनेश साहू, मनोज खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, धीरज शर्मा के अलावा मनोनीत पार्षद अमित भारद्वाज, उपेंद्र ओबरॉय आदि की मौजूदगी रही। समर्थकों ने रामगढ़ सीट से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान के आगामी चुनाव लड़ने एवं जीत को लेकर कामना की। रामगढ़ के पूर्व विधायक और AICC के सचिव आदरणीय जुबेर साहब का जन्मदिन है। हम जो है उनके जन्मदिन पर शुभकामना देते हैं कि अच्छी उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि जो बीमार चल रहे थे और वो सही सलामत जल्दी अलवर आ जाएँ। दूसरा, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, जिसमें हमारे भारद्वाज जी के नेतृत्व में यहाँ जल अभिषेक किया है मंदिर में जाकर, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भाजपा द्वारा जयपुर में आयोजित महाघेराव में रामगढ़ से सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं एडवोकेट देवेंद्र दत्ता के नेतृत्व में भी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। भाजपा नेता दत्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसान एवं आमजन के साथ जो व्यवहार कर रही है वह किसी से छुपा नहीं है। इसका जवाब उसे आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। सीपी जोशी जिंदाबाद, देवेंद्र दत्त संटू जिंदाबाद, देवेंद्र दत्त संटू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। कांग्रेस निकम्मी सरकार को विरोध को लेकर जो इसने भ्रष्टाचार फैलाया है, अपराध फैलाया है, महिलाओं पर सम्मान हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को लेकर आज एक जयपुर में महासंग्राम है और रैली है सरकार से, कांग्रेस की निकम्मी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि 4.5 साल में इतना राजस्थान को आपने इतना खत्म किया और लोगों को आराम नहीं मिला 1% भी, उसका आज पूरे कांग्रेस सरकार से हिसाब लिया जाएगा। और ये इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक जन आंदोलन है। और आज रामगढ़ विधानसभा से मैं देवेंद्र दत्त संटू, मेरे नेतृत्व में गोविंदगढ़ मंडल से और रामगढ़ मंडल से सभी लोग जा रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आओ सब जयपुर चले और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के। खैरतल थाना परिसर में मंगलवार को ASI धर्मवीर की अध्यक्षता में CAG मीटिंग का आयोजन किया गया। हरियाणा के नूह में हुए उपद्रव के मद्देनजर शांति बनाए रखने की अपील की गई। वहीं कुछ सदस्यों ने हरसौली रोड पर अवैध टैक्सी स्टैंड हटाने की मांग उठाई। मीटिंग में प्रहलाद छंगानी, जगदीश पंजाबी, रामचंद्र फतेह, मोहम्मद नवीन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। और बात गोविंदगढ़ की, जहां कुंडा स्थित हनुमान मंदिर में पूर्णिमा के अवसर पर भंडारा हुआ। कुंडा विकास समिति ने आयोजन किया। साथ ही रामगढ़ रोड स्थित हनुमान मंदिर पर आदि गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पूर्व दोनों स्थानों पर रामायण पाठ का आयोजन हुआ था। वहीं मंगलवार को हवन के बाद भंडारा संपन्न हुआ। विकास समिति की ओर से एक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, श्रावण मास के उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में कल सोमवार को रामायण पाठ का प्रारंभ किया गया था, जिसका सुबह समापन हुआ। तत्पश्चात हवन कराया और सामूहिक एक विशाल भंडारा किया जा रहा है, जिसमें सभी भक्तजन का सहयोग से और सभी भक्तजन इसमें भंडारे का प्रसाद प्राप्त करके भगवान का। और इसके पश्चात शाम को एक सुंदरकांड, हमारे यहाँ हर पूर्ण को सुंदरकांड की व्यवस्था है। शाम को सुंदरकांड। शहर के काशीराम चौराहे के पास बांके बिहारी मंदिर में भजन सत्संग का आयोजन हुआ। वहीं पूर्णमासी पर मंगलवार को हवन यज्ञ किया गया। पिछले 6 माह से इस मंदिर में हर पूर्णमासी को हवन किया जाता है। मंदिर पुजारी शांति प्रकाश शर्मा ने बताया कि हवन यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण किया गया। नगर निकाय पट्टे जारी करने के दावे तो खूब करते हैं, लेकिन अनेक आवेदक लंबे समय से नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं। शहर के धोबीगट्टा में पिछले 50 वर्षों से गोमती देवी के नाम से एक मकान है, जिसका पट्टा जारी नहीं हो पाया है।
उनके पुत्र निरंजन सैनी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से नगर परिषद में पट्टे की फाइल लगा रखी है। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। सैनी के अनुसार आयुक्त ने उनकी बात सुनने के बजाय दुर्व्यवहार किया। और समस्या ये है हमारी है कि पट्टे की फाइल लगी मम्मी जी के नाम से है। कहाँ लग रही है? नगर परिषद में, जिसमें 110 वर्ग गज का पूर्व का पट्टा मिला हुआ है, 200 वर्ग गज का सरकार के आदेश हैं, उसके लिए पत्रावली लगाई हुई है, जिसमें बार बार घुमाया जा रहा है हमें। और मैं कल परसों के दिन नगर परिषद गया, उन्होंने उनसे आयुक्त महोदय से मिला तो उनका व्यवहार इतना गंदा था। पहली बार तो 4th क्लास से बोला कि इनको आने किसने दिया, फिर उन्होंने 4th क्लास के पैर से जूता निकाला और फेंक के मारा। मैंने कहा सर मैं ये फरियाद लेकर आया हूँ कि आपने कच्ची बस्तियों का जो मार्गदर्शन जयपुर से मांगा है कि डीनोटिफाई के लिए मार्गदर्शन देवें, सरकार का मार्गदर्शन आया जिसमें उसमें साफ लिखा है कि डीनोटिफाई तो वो होगी जो नोटिफाई होगी। उन्होंने कच्ची बस्तियों को नोटिफाई किया ही नहीं। उन्होंने कहा था 26 तारीख को हमने आदेश निकाल दिए, आप नेट से निकाल लो। नगर परिषद में जाके नहीं बात करो, उनके वहाँ जाके नहीं, हमने डाल दिए हैं आदेश। जयपुर गए थे हम, 5-7 आदमी गए थे मिलने, कच्ची बस्ती वाले, एहतराम पार्षद, अहमद जी थे, 2-4 और थे, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है और नगर परिषद के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। कहाँ पे है आपका प्लॉट? धोबीघट्टा मेन रोड पे, 80 फुट रोड पे, मेन रोड पे। तो क्या आश्वासन दे रहे हैं नगर परिषद वाले? नगर परिषद वाले ये कहते हैं हमने लेटर लिख दिया है और कार्रवाइयाँ चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया था, उन्होंने भी ये कहा था कराते हैं, उनको लिख दिया, इनको भी भेज दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, एक सुनवाई नहीं हुई उसमें, एक फाइल पे। कितने बार नगर परिषद गए? मैं डेली जा रहा हूँ, बेनागा, कोई दिन टल रहा होगा मेरा जो मैं नगर परिषद में। आयुक्त से मिले हैं? किस तरह का आयुक्त से मिला हूँ, हर आयुक्त से मिलता हूँ। क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन यही, वो तो बोलने का ही तरीका नहीं है, तो बस दे जाओ, दिखवाते हैं। भेज रखा है कलेक्टर साहब को, लिख दिया हमने, कलेक्टर साहब को लिख दिया हमने, UIT को लिख दिया हमने, कार्रवाई नहीं हो रही। क्या आश्वासन, क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहते हैं, कोई तो कहता है हमारा एरिया नहीं है, आपका हमारा एरिया नहीं है, नगर पर UIT का एरिया है। अरे भाई UIT का एरिया है, फाइल तुम्हारे पास है, तुमने क्यों मंगाई है वो फाइलों को? कितने समय से फाइल दे रखी है आपने? करीबन ऐसा हो गया 2-1 साल हो गए, 1.5 साल। उधर प्रतापबास निवासी मिश्रो देवी का कहना है कि पिछले 2 सालों से नगर परिषद में पट्टे की फाइल अटकी हुई है। वहीं प्रक्रिया जारी होने की बात कहकर कर्मचारी टरका देते हैं। पट्टे की समस्या आ रही है, पट्टे मिलने लगे, जैसे पट्टे नहीं मिल रहे हमारे। 2-3 बार कलेक्टर साहब को ही आई, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। वो कहते हैं हो जाएगा काम, पर हम यहाँ दिखाई नाम। कहाँ पे है आपका मकान? जावली भवन। कितने सालों से ये पट्टा मिलने लगा? 2-2.5 साल जब से अटक रहा है। इस तरह का आश्वासन है? वे कहते हैं हो जाए काम तुम्हारा। वहीं ऐसे और भी कई आवेदक हैं जो अरसे से पट्टे का इंतजार कर रहे हैं। शहर के मुल्तान नगर में 2 बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर बदमाशों ने चोरी का नाकाम प्रयास किया। बच्चों ने पिता के घर आने पर आपबीती बताई और इसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट करवाने वाले अशोक कुमार ने बताया कि वह रिक्शा चलाता है और पत्नी घरों में सफाई का काम करती है। पीछे से घर में 10 साल का पुत्र और 11 साल की पुत्री अकेले थे। इसी दौरान 2 चोर दीवार कूदकर आए और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर अलमारी का लॉक खोलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद घबराकर मौके से फरार हो गए। संडे की पेपर का टाइम था, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, ई रिक्शा पे पेपर का छूटने का टाइम था, इसलिए बच्चों को छोड़ के यहाँ पे और ई रिक्शा चलाने गया। मिसेज मेरी कोठियों पे काम करने जाती है, तो शाम को 4 बजे करीब वो भी काम पे चली गई। बच्चे घर पे अकेले थे। पीछे से 2 अज्ञात आदमी जिनके सिर पे रूमाल बंधा हुआ था, बच्चों ने बताया, वो आए अंदर। बच्चे बेड पर पड़ रहे थे, बच्चों को डराया धमकाया, उनसे जान से मारने की धमकी दी। बाकी उसके बाद उन्होंने गोदरेज का जो मेन लॉक की चाबी होती है उसको लॉकर में फंसाकर तोड़ने की लॉकर को कोशिश की।
बाकी नाकाम रहे। कितने साल के बच्चे हैं आपके? बच्चा लड़का 10 साल का है, लड़की 11 साल की, दोनों छोटे बच्चे। तो दोनों को किस तरह धमकाया उन्होंने? उन्होंने बच्चों से कहा कि चुप रहो, चुप बैठ जाओ, नहीं तो सालों को जान से मार देंगे। बस इतना ही कहा। बच्चे चुप बैठे रहे, रोते रहे। तो कैसे बचा आपका सामान चोरी होने से? सामान चोरी होने से साहब बचा क्या ये तो हमें नहीं मालूम, बाकी बच्चे थे यहाँ पे, बाकी वो 2-5 मिनट यहाँ पे डटे बताए अंदर, बच्चों ने बताया, बाकी निकल गए। उनको लगा कि खुल नहीं पा रहा है? हाँ जी। इसका मतलब तो यही होता है कि इनसे टूट नहीं पाया, वो निकल गए। फिर रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट की तफ्तीश होगी। पुलिस आई मौके पे? पुलिस मौके पे आई, मौके की जांच करके गए। बाकी दूसरे दिन सुबह फिर रिपोर्ट लिखाई। उस दिन शाम का ज़्यादा टाइम था, इसलिए सुबह रिपोर्ट लिखाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है, नदवी का रहने वाला हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। शहर के धोबीघट्टा में 7 माह की गर्भवती महिला पर परिवार के 4 लोगों ने हमला कर दिया। इसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसके गले से सोने के मंगलसूत्र सहित घर में रखे 30,000 रुपए भी पार कर लिए गए। इसे लेकर पीड़ित पिंकी ने पुलिस को शिकायत की है। साथ ही महिला का जनाना अस्पताल में इलाज जारी है। सर हमारे को तो बच्चों ने फोन किया था, कैसे से झगड़ा हो रहा था, तो हम गया ननद के रामगढ़, तो इन्होंने की ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहा है, तो गाड़ी की के पहले से ही कह रखी सर, पहले से कह रखी, तो सुनाई ना, हमने गाड़ी को ऐसे ही चढ़ा रखी जैसे उसकी शादी, लड़की की शादी हुई तो हमारी लड़की की शादी होगी। अब हमारी लड़की की शादी होगी तो हम मांग रहे, 3 साल होगी उसकी लड़की की, जब मांगे जब भी हमारे पे गरीब आदमी पे जब दे रखी है। हाँ, जब उसको मांगे जब भी हमारे मार के पीट करे। अब हम चले गए, सारा बच्चा मेरा काम पे था और अब पीछे से झगड़ा करा, कुंडी उंडी तोड़ दी। इसका क्या लेके? मंगलसूत्र था और 30,000 रुपया। मैन तो विजय हो, उसका बेटा आशीष था, एक का अजय था और उसकी घरवाली का कैसनता था। सर हम घर पे थे, मैं गाड़ी कह रही थी, गाड़ी दो हमारी, हमने धुआं में चढ़ाई थी, तो वो नु कह रही थी वो गाड़ी कुप्तान देने लगा, नु ना दे हम गाड़ी मैंने कह रही हमने चढ़ाई थी हमारी गाड़ी, हमारे को तो दो। जब वो ऐसे तार पे रखे वो कर रखे, उन्हें ऐसे झगड़ा करने लगा, फिर हाथापाई करने लगा। सर किस चीज से मारपीट करी? सर पहले थप्पड़ पर धर दिया। पेट में मारी फिर? हाँ सर पेट में लगी थी, जैसे वह मारा पीटी कर रहा, आप बेहोश हो गए? पेट में लगी थी, फिर दर्द चल गया मेरे। फिर मेरे पति देवर मेरी बहन ये मेरे को लेकर आई, भर्ती करी। क्या क्या ले गए आपके पास से? सर मंगलसूत्र और 30,000 रुपये। मंगलसूत्र और 30,000 रुपये? हाँ सर। परिवार के लोग हैं? हाँ सर। क्या क्या नाम है? मौसी, विजय, आशीष, अजय। और महिला भी थी कोई? हाँ सर मौसी कैसन था। अच्छा, तो प्रेग्नेंट भी हो आप? हाँ सर 7 महीना प्रेग्नेंट। 7वां महीना लग रहा है? हाँ सर। तो अब यहाँ जनाना अस्पताल में भर्ती कराया है? हाँ सर। रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ सर। मार्बल फैक्ट्री के मैनेजर से रंगदारी वसूलने के मामले में कुछ खुलासे हुए हैं। जानकारी के अनुसार अलवर में कार्यरत मार्बल फैक्ट्री के मैनेजर ने अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद वह बदमाशों के साथ मिल गया और लॉरेंस के नाम से 30 लाख की रंगदारी मांग ली। पुलिस ने 72 घंटों में मामले का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार निकाले गए कर्मचारी रवि ने उत्तर प्रदेश के बदमाश मनोज कोहली से संपर्क किया था। इसके बाद उन्होंने लॉरेंस गैंग के फोटो इंटरनेट से लिए और उसे जोड़कर एक वीडियो बना लिया। साथ ही मार्बल कंपनी मैनेजर ओम प्रकाश को मैसेज कर धमकी दी। आरोपी रवि शहर के 200 फुट रोड का और दूसरा आरोपी मनोज कोहली उत्तर प्रदेश के इटावा का निवासी है। गैंग का मेंबर बताते हुए उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी थी और वरना उनको मारने की, जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए जो प्रोबेशनर IPS अमित जैन उनके नेतृत्व में और बने सिंह जो सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर है उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसको CO सिटी ने लीड किया और उस टीम ने जो धमकी देने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करके और गिरफ्तार किया है और इन्होंने उनको चोरी करते हुए पकड़ा था और उसके बाद नौकरी से निकाल दिया था। वो व्यक्ति जो है डिसग्रंटल्ड होकर के उत्तर प्रदेश में इटावा में गया और वहाँ उसे एक बदमाश मिला जिसका नाम है मनोज उर्फ पुत्र पन्ना लाल। मनोज उत्तराखंड जेल से कुछ दिन पहले ही छूटा है ऐसे ही फिरौती मांगने के मामले में।
तो इसकी पहचान हुई उससे, और इसने कहा कि मेरे जो सेठ हैं उनके पास बहुत पैसा है और मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ, तो तुम उनसे इस प्रकार। तो इन दोनों ने मिलकर के ये फिरौती वाला कॉल किया था, जिनको हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और तुरंत पकड़ लिया है। का नाम पढ़ के और उसको एक बड़ा क्रिमिनल होने की वजह से इन्होंने उसके नाम का इस्तेमाल किया टेरर क्रिएट करने के लिए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। महाघेराव के जरिए भाजपा ने गहलोत सरकार के विरुद्ध फूंका चुनावी बिगुल। अलवर से भी बड़ी तादाद में जयपुर पहुंचे कार्यकर्ता। नूंह में भारी हंगामे के चलते अलवर में भी बड़ी सतर्कता, रोडवेज बसों का संचालन किया बंद। जीएसटी टीम ने सरस घी से भरा वाहन किया जब्त। डेयरी से टपुकड़ा का बिल कटवाने के बावजूद घी विजयनगर ले जाने पर हुई कार्रवाई। और सरिस्का की टहला रेंज में 30 बीघा वन भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। वन विभाग की टीम ने लिया एक्शन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।